आज हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज फाइंड आउट करेंगे। आई होप आप लास्ट का लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको 6 ग्राफ्स बताए थे, साइन का, कोस का, टेन, सीकेंट, कोट और कोसिकेंट का। इन सब की मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज आपको याद रखनी है, और उन्हीं का यूज करके आज हम बहुत ही अच्छे लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस तक चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, जैसे कि आपका साइन एक्स अब आपको गिवन है, तो इसकी रेंज क्या थी? कल मैंने आपको बताया था इसकी जो रेंज होती है दैट इज -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। अगर मैं लिखूं साइन 2x, इसकी रेंज क्या है आप ये बताएं। साइन 2x, तो इसकी जो रेंज होती है वो भी -1 से 1। मैं यहां पे रेंज की बात कर रहा हूं। ओके, रेंज। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं साइन x/2 + 5, अब इसकी रेंज क्या आएगी? इसकी रेंज भी -1 से 1 आएगी। अगर मैं tan x + π/4 लिखूं, अगर इसकी रेंज, tan की रेंज कितनी होती है? tan की रेंज होती है -∞ से +∞ तक, तो इसकी रेंज भी -∞ से +∞। अगर आप कोस में लें कि कोस x - π/4 है, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज भी जो कोस की रेंज होती है, कोस की रेंज क्या होती है? -1 से। तो आपने क्या चीज नोटिस की कि x के चेंज होने पर रेंज चेंज नहीं हो रही है। जैसे यहां पे अकेला x था तो रेंज यही थी, यहां पे मैंने x का 2x कर दिया, यहां पे x/2 + 5 कर दिया, मतलब अंदर वाला जो x है उसके बदलने पर रेंज पे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि आर्गुमेंट के चेंज होने पर रेंज पर फर्क नहीं पड़ता। अब इसका रीजन क्या है मैं वो दिखा देता हूं। आपने कोसेक्स का ग्राफ पढ़ा था, मैं इससे समझाता हूं आपको। कोसेक्स का ग्राफ कैसा था? कोसेक्स का ग्राफ था ऐसा। ठीक है, ये थी। ठीक है, तो इसके अंदर रेंज क्या होती है? रेंज होती है हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द ग्राफ। तो ये थी हाइट, दैट इज -1 +1 से 1 -1। तो ये इसकी हाइट थी ग्राफ की, और इसी की रेंज क्या हो गई? -1 to 1। जब मैंने cos x - π/4 का ग्राफ ड्रॉ किया, तो उससे क्या हुआ? cos x - π/4। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये जो हाइट है ना ग्राफ की वो चेंज नहीं हुई, इसमें अब बस ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इस तरफ। पहले ये 0 पे बन रहा था, 0 cos 0 पे ये 1 बन रहा था, लेकिन अब ये π/4 पे 1 बनेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे π/4 पुट करूंगा तब ये cos 0 बनेगा, cos 0 होता है 1। तो बेसिकली ये ग्राफ अब ये कुछ ऐसा हो गया। पैटर्न तो अभी भी इसका ऐसा ही रहेगा, वही वेव वाला पैटर्न जैसा है, सिंपल। बट यहां पे पहले ये 0 पे 1 था, ये ऐसा, ये पॉइंट 0 था, लेकिन अब ये पॉइंट 0 ना हो गए, π/4 हो गया, और 0 कहीं पे पीछे चला गया थोड़ा सा। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं? कि अब ये π/4 पे 1 दे रहा है। आप पुट करके देखें, cos π/4 - π/4, दैट इज cos 0, वो है 1। π/4 पे अब ये 1 दे रहा है, लेकिन ग्राफ की जो हाइट है वो तो अभी भी -1 से 1 ही है ना, तो ग्राफ की हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्राफ की हाइट पे फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब उसकी जो रेंज है वो सेम रही, पहले भी इतनी थी और अब भी। तो एक ये पॉइंट है आपको याद रखना है। मैंने नोट्स के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है हर एक पॉइंट को, हर एक एग्जाम्पल के साथ, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वर्ड टू वर्ड मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। टेलीग्राम में जाके आप नोट्स डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहां से कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं आप। एक तो हो गया ये पॉइंट, उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके, फिर उन सब का मैं यूज करूंगा अच्छे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो आपका ये बेस बिल्ड हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि x के चेंज होने पर रेंज में चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट, आप मुझे ये बताएं कि कोई भी चीज लगा लीजिए यहां पे, एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग का जो स्क्वायर है बेसिकली रियल नंबर है ये, कोई ना कोई। ठीक है, ये एक रियल नंबर है,
रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि एनीथिंग का स्क्वायर, एनीथिंग का मतलब यहां पे मैं मतलब ऐसे कुछ पुट नहीं करना, जैसे कि 2x+7 या फिर 2x² + 5x+7 + 1, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये मैं जस्ट बता रहा हूं आपको कि ये कुछ रियल नंबर है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जो स्क्वायर है वो अगर 0 है तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, ये 0 कब हो सकता है? जब ये अंदर वाली जो वैल्यू है ये खुद 0 होगी। अगर ये 0 होगी तभी उसका स्क्वायर 0 होगा, ठीक है। और किसी भी चीज का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है जब तक ये अंदर वाली वैल्यू रियल है, ठीक है। ये तब तक की एप्लीकेबल है। अगर अंदर वाली वैल्यू ही इमेजिनरी हो गई तब ये बात ट्रू नहीं होती है, सिर्फ ये रियल नंबर के केस में ट्रू होती है। तो पहली बात तो ये कि x के बदलने पर रेंज में फर्क नहीं पड़ता। दूसरी आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, आप करके दिखाएं वो। क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं y है sin x - 3/4 का स्क्वायर कैन गिव 0 और नॉट। आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है y = sin x - 3/4 का स्क्वायर, क्या ये 0 हो सकती है या नहीं हो सकती। बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि y 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया किसी भी चीज का स्क्वायर अगर 0 है, हम रख के देख लेते हैं, उसके लिए अंदर वाली जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। मतलब अगर y को 0 होना है तो उसके लिए जो ये स्क्वायर के अंदर है sin x - 3/4 इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाती है तो उससे y 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैंने इसको पुट करके देखा तो वहां से मेरे पास sin x की जो वैल्यू आई वो आई 3/4। ओके, sin x कहां से कहां वैल्यू ले सकते हैं? वो -1 से 1, बेसिकली उसकी जो रेंज है वो क्या है -1 to 1। तो sin x है वो तो -1 से 1 तक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। sin x आपका क्या है? sin x आपका 3/4। ओके, क्या ये ट्रू है? 3/4 लेस देन और इक्वल टू 1 है, ट्रू। 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, ट्रू। तो ये बात है ट्रू। तो मतलब ये अंदर वाली वैल्यू 0 हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि 0 दे सकते हैं या नहीं दे सकता? हाँ, ये दे सकते। अभी बच्चों को लग रहा है सर ये क्या करवा रहे हो, ये तो बिल्कुल ही मतलब इजी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यही जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, जब ये बड़े क्वेश्चन बनेंगे फिर आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी ये मैं इतना बेसिक से क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन आंसर होता है। वीडियो को पॉज करके आप बताएं cos x - 2 का जो स्क्वायर है कैन गिव 0 और नॉट। 0 और नॉट। वीडियो को पॉज करके बताएं कि क्या y 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखते हैं किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर है उसको 0 होना है तो अंदर वाली वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। तो बेसिकली cos x - 2 को मैंने 0 रखा तो यहां से cos x आ गया आपका 2। cos x की रेंज क्या होती है? -1 से 1, तो ये -1 से 1 के बीच में होती है। और cos x आपका कितना है? 2। क्या ये ट्रू है? 2 लेस देन और इक्वल टू 1 होता है? फॉल्स। जब एक फॉल्स आ जाए मतलब नहीं, ये नहीं हो सकता। वैसे आपको दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बेसिकली। तो 2 1 से छोटा नहीं होता, ना ही उसके बराबर होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाली बात तो सही थी कि -1 है वो 2 से छोटा है, बिल्कुल सही। -1 2 से छोटा है, लेकिन 2 1 से छोटा है, ये बात सही नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो बेसिकली इसका मतलब ये 0 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है।
अगर आप वैसे सीधा भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आया cos x इज इक्वल टू 2, cos x तो 2 हो ही नहीं सकता। cos x तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये cos x का आपका ग्राफ है, देख सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू आ सकती है। 2 आपका कहाँ है, यहाँ पे, तो cos x 2 तो हो ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स है। तो बेसिकली y आपका 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली एक और मैं पूछूं आपसे कि y इज इक्वल टू 10x माइनस 10 है का स्केयर, क्या y 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? कमेंट के अंदर अभी लिखें, वीडियो पॉज करके अभी लिखें यस या नो कि भाई 10x ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अभी तक आपको स्टेप समझ आ चुका होगा। ऐसा नहीं है मेरा मोटिव कि आपको बहुत ज्यादा वो करवाने का, आपको मैं फैमिलियर करवाना चाहता हूं कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो स्टेप क्या है कि ये अंदर वाली वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे। ओके, तो यहां से आया 10x आया 10। 10x की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ग्राफ याद होना चाहिए आपको 10x का कैसा होता था, ऐसा। ठीक है, ये 0 होता था, ये वाला पॉइंट π/2 होता था, ये वाला पॉइंट -π/2 होता था, और ऐसे ही ये चलता रहता था। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ये। अब पुट कर दीजिए 10x है आपका 10, क्या ये ट्रू है? 10 है वो लेस देन ग्रेटर देन है माइनस इन्फिनिटी से, सही बात है, और 10 है वो लेस देन है इन्फिनिटी से, सही बात है, तो ये है ट्रू। तो ये वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आई होप आपको समझ आई होंगी। आगे चलते हैं, और अब मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिख रहा हूं, आपको उसकी रेंज बतानी है। ठीक है, पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। आपको इन दोनों फंक्शंस की रेंज बतानी है कि क्या होगी। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे एक बार। ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी स्केयर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, वो वाला कंसेप्ट यूज करें, और जो आपने पहले पढ़ा है उसको यूज करें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो ये स्केयर है, मतलब आप जानते हैं ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स का स्केयर, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, कोई भी टर्म अगर स्केयरिंग में है तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है कि साइन एक्स साइन स्केयर एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये तो आप जानते हैं। ये तो हुआ एक पॉइंट कि साइन स्केयर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जानते हैं कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1। तो जो साइन एक्स है वो आपका -1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे साइन स्केयर एक्स चाहिए, तो मैं स्केयरिंग कर देता हूँ। स्केयरिंग करने से, अब आपने अभी तक ये ऐसे स्केयरिंग की नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ, जब आप ऐसे स्केयरिंग करते हैं तो जैसे यहाँ पे साइन एक्स है तो ये तो आपको हो गया साइन स्केयर एक्स, जो पॉजिटिव टर्म है उसका सिंपली स्केयर हो जाता है। सिंपली स्केयर होके मतलब 1 का स्केयर 1 रहा। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसे ही रहता है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म है ना, उसका आप क्या करेंगे कि ये जो स्केयर है वो 0 आप लिख दीजिए बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि जो स्केयर है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए जो आपका नेगेटिव टर्म होते हैं ना, आप वहां पे 0 लिख दीजिए। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो साइन स्केयर एक्स है वो बिलोंग है 0 से 1 में, 0 से 1। ठीक है, तो अब आपके पास दो वो इनइक्वालिटीज है, इनको आपको इंटरसेक्शन लेना है। अगर मैं लिखूं, पहली क्या कह रही है कि 0 या उससे बड़ा, 0 या उससे बड़ा, ये। दूसरी इनइक्वालिटी कह रही है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, बेसिकली ये। ठीक है, अब इन दोनों इनइक्वालिटीज का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो वो क्या आएगा 0 से 1। तो आपका जो साइन स्क्वायर एक्स है वो बिलोंग करता है 0 से 1, तो ये आपकी रेंज आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली हम इसकी फाइंड आउट करते हैं। जो टेन स्क्वायर एक्स है, पहला तो हम जानते हैं कि स्केयरिंग है, तो बेसिकली ये जो टेन स्क्वायर एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये बात मैं जानता हूं। दूसरी बात मैं क्या जानता हूं कि जो 10x है उसकी रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट मुझे 10 स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मैं स्केयरिंग कर देता हूं। स्केयरिंग करने से ये 0 हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का तो इन्फिनिटी है। अब जब आप यहाँ पे जीरो लिखे ना तो जीरो इंक्लूडेड आएगा, ये बात ध्यान रखें। ओके, अब प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला तो कह रहा है जीरो या उससे बड़ा, बेसिकली ये सभी आ गए। आगे वाला भी कह रहा है जीरो और इन्फिनिटी के बीच में, दूसरा भी यही कह रहा है। तो यहां से आपकी टेन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या आ जाती है, वो आ जाती है जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट है। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ आ चुकी होगी कि जब आपको ऐसे स्केयरिंग में दे दें तब आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आपको बेसिकली साइन एक्स की याद करनी है, वहां से आपको स्केयर कर देना है, वहां से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा तीसरा एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं। फोर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 4 tan x इंटू कोस एक्स। आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर आपको याद हो तो लास्ट जो वीडियो थी उसके आखिरी में मैंने आपको बताया था कि ऐसे रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बेसिकली। ठीक है, वहां से हम देखते हैं इसकी रेंज में कैसे फाइंड आउट करूंगा। 4 tan x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x बाय cos x। ठीक है, इंटू cos x। अब cos x से मैंने cos x काट दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप ऐसे काटते हैं ना, आप जीरो से जीरो नहीं काट सकते। ठीक है, जीरो से जीरो नहीं काट सकते, तो इसका मतलब cos x आपका जीरो नहीं होना चाहिए। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने tan x को लिखा sin x बाय cos x, और यहां पे cos x पहले से ही था, तो मैंने इसको cos x से cos x काट दिया। लेकिन मैं जीरो को जीरो से ना काट दूं, तो उसलिए मैं इंश्योर कर रहा हूं कि मेरा जो cos x है वो जीरो नहीं है, cos x मेरा जीरो नहीं। तो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4 sin x। ओके, अब जो sin x है उसकी रेंज कितनी होती है, -1 से 1, -1 से 1। लेकिन एक बात आपने ध्यान दी, cos x अगर जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं हो सकता, तो उसका मतलब sin x 1 नहीं हो सकता। मैं समझाता हूं थोड़ा और। cos x जीरो नहीं है, तो इसका मतलब cos का अगर आपने ग्राफ देखा हो, cos का ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, जीरो कहां पे होता है, cos यहां पर इन पॉइंट, ये क्या पॉइंट्स है, π/2, 3π/2, -π/2। तो बेसिकली यहां पे जो x है वो आपका ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ये नहीं है। x आपका π/2 वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि अगर x ने π/2 वैल्यू ली, उससे आपका cos हो जाएगा जीरो, और जीरो से जीरो फिर कट जाएगा, वो बात हो जाएगी गलत, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका x π/2 नहीं ले सकता। लेकिन साइन जो π/2 होता है वो होता है 1। बेसिकली अगर π/2 ही नहीं हम पुट कर सकते, तो साइन है वो 1 नहीं ले सकता कभी वैल्यू। समझ गए ना ये बात, कि x अगर π/2 वैल्यू नहीं ले सकता, तो उससे जो साइन x है, साइन x अगर π/2 नहीं है, तो साइन ऑफ वो 1 नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि -1 to 1 तो होती है रेंज इसकी, मैं जानता हूं, बिल्कुल सही बात। बट जो x है, x कांट बी 2n + 1 π/2, तो इससे यहां पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, तो बस यही फर्क पड़ेगा। तो sin x अब -1 से 1 ओपन ब्रैकेट आ जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, 4 sin x, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह है -4 sin x, और ये आ गया 4। तो आपकी y दैट इज रेंज आ गई -4 से 4। ठीक है, एक एक स्टेप करके मैंने आपको दिखाया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ऐसे रेंज। जब भी रेंज आप फाइंड आउट करें और जब काटें कुछ, तो ध्यान रखें कि नीचे कुछ जीरो तो नहीं बन रहा, क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएगी अगर वो दिक्कत हो गई। तो आपको वो सभी वैल्यूज एक्सक्लूड करनी होंगी जहां पे ये जीरो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया।
आगे चलते हैं। आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। y इज इक्वल टू कोस स्केयर एक्स बाय 4 माइनस साइन स्केयर एक्स बाय 4, इसकी रेंज बताएं। सेकंड, y इज इक्वल टू कोस स्केयर एक्स माइनस 2। थर्ड, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। और फोर्थ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्थ है y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। ये 4 फंक्शन मैंने लिख दिए हैं। वीडियो को पॉज करके इन सब की रेंज फाइंड आउट करें और कमेंट के अंदर लिखें। आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला देखते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 4, इसकी आपको रेंज बतानी है। आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगता दिख रहा है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये कोस 2 थीटा। तो पहला आपको क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, कोस ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा दैट इज x बाय 2। ये आपका आ गया। अब आपको पता है कि x के बदलने से रेंज पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जब कोस x की रेंज -1 से 1 होती है तो जो x अगर मैं चेंज कर देता हूं, जैसे यहाँ पे कोस x बाय 2, तो रेंज तब भी सेम ही रहेगी। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई? -1 to 1। तो वो जो छोटी छोटी बातें बताई गई थी पहले आपको कि x के बदलने से रेंज नहीं बदलती, अब वहां पे लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, और फिर आपने देखा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही हुआ है पहले ही कि x के बदलने से रेंज नहीं। और लॉजिक क्या था इसका? क्योंकि हाइट ऑफ द ग्राफ इज नॉट चेंजिंग, और रेंज होती है हाइट ग्राफ की। अगला करते हैं। अगला क्या है? कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2। तो स्केयरिंग वाला तो आपने अभी देखा ही है। जैसे कोस एक्स है, उसकी रेंज होती है -1 से 1, एक एक स्टेप करके। फिर है कोस एक्स माइनस 2, लेकिन ये एक्स की जगह आ गया एक्स माइनस 2, बट एक्स के बदलने से रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जो रेंज आएगी वो भी -1 से 1 आएगी। लेकिन ये है स्केयर, तो मैंने स्केयरिंग की। स्केयरिंग करने से नेगेटिव वाला ये 0 बन जाता है। ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2, और ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1। तो आपके इस फंक्शन की जो रेंज आ गई वो क्या आ गई? 0 से 1। ठीक है, कैसे एक एक स्टेप करके करते हैं हम फाइंड आउट रेंज, तो आप आगे चलते हैं। अब है ये थर्ड, कोई भी जो क्वांटिटी है अंडर रूट के अंदर है तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर रूट ऑफ जो नेगेटिव है वो रियल नंबर नहीं आपको देगा। ठीक है, तो मतलब अंदर वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ये बात तो आप देखते ही बता सकते हैं। मतलब कि जो साइन एक्स है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या कि मुझे तो इसकी रेंज पहले से ही पता है साइन एक्स की। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? वो होती है -1 से 1। ठीक है, अब ये बात भी सच होनी चाहिए और ये बात भी सच होनी चाहिए, तो आप इन दोनों का कॉमन ले लें हिस्सा, बेसिकली इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए साइन एक्स 0 या उससे बड़ा, मतलब पहली लाइन कह रही है ये। फिर कह रहा है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1, ये। तो इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा क्या आया? वो आया ये। तो ये क्या आ गया आपका? 0 से 1। ठीक है, तो ये जो y है आपका, इसकी जो रेंज आ गई वो आ गई 0 से 1। अगला फोर्थ, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। इसका मैं क्या करूंगा? अगर आप ध्यान से देखें, साइन एक्स है, उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। मैंने क्या कहा था? x के बदलने पर रेंज पे फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने x की जगह क्या रख दिया था? रूट एक्स। तो रेंज आपकी अभी भी तो उतनी ही रहेगी। तो जो आपकी रेंज है वो अभी भी -1 से 1 ही है, क्योंकि मैंने सिंपली x को चेंज किया और कुछ नहीं बदला यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी बातें। लेकिन एक और मैं बात बताना चाहूंगा। क्या आपको अब ग्राफ में पता है क्या फर्क पड़ेगा? जैसे साइन एक्स का आप ग्राफ क्या होता है? साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ देखूं तो वो क्या था?
साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ था। ओके, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं साइन ऑफ रूट एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ये बताए। रेंज पे तो मैंने माना कि ठीक है, फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हाइट है वो ग्राफ की सेम है, बट क्या साइन ऑफ रूट एक्स का ग्राफ ऐसा ही होगा? कोई भी ग्राफ है वो दो चीजों से बनता है, डोमेन और रेंज। रेंज तो सेम है, क्या डोमेन सेम है? साइन एक्स की डोमेन और साइन ऑफ रूट एक्स की डोमेन क्या सेम है? नहीं है सेम, क्योंकि यहां पे आप सभी पॉजिटिव वैल्यूज और सभी नेगेटिव वैल्यूज, इसकी डोमेन क्या होती है? साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन साइन ऑफ रूट एक्स के अंदर क्या आप नेगेटिव नंबर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। नेगेटिव नंबर डालते ही अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है वो तो डिफाइन ही नहीं होता। समझे आप कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन ही नहीं होता, तो दैट्स वाई इसकी जो रेंज है वो सॉरी डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी जीरो से इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी, अगर जीरो से इसकी इन्फिनिटी है तब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हाइट तो सेम ही रहेगी, बट अब x है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, मतलब इस साइड वाला हिस्सा उड़ गया ग्राफ का, मतलब ये जो पार्ट था वो चला गया, सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया। देखा? तो आपको ऐसे ग्राफ भी आनी चाहिए बनाने। ठीक है, तो आपने रेंज तो फाइंड आउट कर ही ली साइन ऑफ रूट एक्स की, बट आपको ग्राफिकली भी समझ आना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ग्राफिकली आपने देखा कि हाँ हाइट तो अभी भी देखो उतनी ही है, ग्राफ की देख सकते हैं -1 से 1, दैट इज रेंज सेम है, बट डोमेन पे असर पड़ गया। डोमेन के अंदर एक्स अब नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता, तो जिससे ये वाला हिस्सा ग्राफ का उड़ गया। अब जैसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, साइन स्क्वायर एक्स, अभी जस्ट आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। आपने देखा था इनकी जो रेंज थी वो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 आती थी, लेकिन जो साइन स्क्वायर एक्स की रेंज होती है, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या आई थी? वो आ गई थी आपकी 0 से 1। तो अब ग्राफ के अंदर क्या चेंज होगा? तो साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसा होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है 0 से 1, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब 0 से 1 वाई ये होता है एक्स ये होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 है, मतलब ये वाली वैल्यूज है सिर्फ, ये जो नीचे है वो नहीं है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे, ये जो नीचे वाली वैल्यूज है ना पलट के ऊपर आ जाती है, तो ग्राफ आपको इसका कैसा दिखेगा? ऐसा था। ये जो नीचे आया था ना ये वाला हिस्सा, तो इसका सेम पलट के ऐसे ऊपर आ जाएगा, तो फिर यहां से आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है, फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा था वो पलट के ऐसे ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐसे नीचे गया था तो ये हिस्सा पलट के आ जाएगा ऊपर। तो ये जो हाँ मैंने बनाया है ये ग्राफ ब्लैक लाइन में, ये आपका है साइंस के रेक्स का ग्राफ। ये हाइट सेम ही है, वो थोड़ा हाथों से ड्रॉ करते हैं ना, तो ये साइंस के रेक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, 11th के अंदर मैं इतना डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि 12th के अंदर आपका फंक्शंस जो चैप्टर आएगा ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये रेंज करवाई जाएगी, डोमेन एंड रेंज। यहाँ पे तो एक थोड़ा सा मतलब आपको लग जाए कि हाँ मतलब ऐसे निकाली जाती है डोमेन एंड रेंज, बट वहाँ पे हर एक छोटा छोटा केस लिया जाएगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो आप समझे? तो वैसे ही अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स है उसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा? पहले मैं 10x का ग्राफ बनाता हूँ। 10x का ग्राफ कैसे था? ये नीचे से आ रहा था ऊपर, ये ऐसे ही था ना, और फिर यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, ये आपके ग्राफ थे, लेकिन अब जो 10 स्क्वायर एक्स होता है वो 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा, मतलब कोई भी इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, मतलब y के जो नीचे है वो नहीं आ पाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है नीचे, ये ऐसे डॉटेड आप बना सकते हैं, और ये आपका ऐसे ऊपर आ जाता है फ्लिप करके। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाई एक्सिस बेसिकली नेगेटिव, तो ये आ जाता है ऐसे ऊपर फ्लिप करके। ठीक है, तो ऐसे कटोरी टाइप का ये ऐसे बन जाएगा।
तो मैंने ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दिया ग्राफ भी कैसे हम ड्रॉ करते हैं। रेंज तो आपने फाइंड आउट कर ही ली थी, तो साइन एक्स का आपको ग्राफ आता था, उससे साइन स्केयर एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। आपको होमवर्क में अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बताना है कैसा बनेगा। आप एक सिमिलैरिटी देखेंगे काफी, जो मैंने इसमें बताया है, आप देखेंगे यार इसका ग्राफ तो वैसा वैसा लग रहा है, काफी सेम ग्राफ आएगा इसका। आप गूगल पे सर्च करके देखना अंडर रूट साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। आपको रेंज बतानी है, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, आगे y इज इक्वल टू 1/√2 कोस एक्स, और थर्ड आपका है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 15π/8 -4x माइनस साइन स्क्वायर 17π/8 -4x। आपको ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनकी आपको रेंज बतानी है। 2 छोटे क्वेश्चन दे दिए हैं आपको वार्म अप के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। पहले तो ऐसे क्वेश्चन तो अभी तक आ ही गए होंगे आपको, ये तो हम वैसे देखते ही बता देते हैं, बट प्रोसेस क्या, साइन एक्स की रेंज आप जानते हैं वो कितनी होती है, -1 से 1। ठीक है, लेकिन ये है 2 साइन एक्स, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये बन गया 2 साइन एक्स, तो इसकी आपके पास रेंज क्या आ गई, -2 से 2। ओके, अगर आपने एक बात नोटिस की हो, जब मैंने ये साइन एक्स ऐसे था, जब मैंने साइन एक्स, इसकी रेंज थी -1 से 1, जब मैंने एक्स चेंज किया तब भी रेंज वही रही, लेकिन जब मैंने यहां पर ऐसे चेंज किया तो इससे क्या हुआ कि रेंज में फर्क पड़ा। रेंज बेसिकली पहले जो -1 से 1 थी, अब वो 2 से 2। लेकिन एक बात नोटिस किया आपने, यहां पर जब साइन एक्स था और साइन 2x था, इसके अंदर रेंज तो चेंज नहीं हुई, लेकिन डोमेन चेंज हो गई, डोमेन आपकी बदल गई। ठीक है, तो जब आप अंदर आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना कुछ, तब आपकी डोमेन चेंज हो जाती है, लेकिन जब आप बाहर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डोमेन चेंज नहीं होती, रेंज चेंज हो जाती है। तो ये छोटी सी एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो वैसे अगर मैं देखते ही बताऊं तो हाँ, इसका मैं बता सकता हूं कि भाई इसके अंदर डोमेन चेंज नहीं होगी, बट बाहर मल्टीप्लाई है तो रेंज चेंज होगी। ठीक है, तो जो कोस एक्स होती है उसकी रेंज होती है -1 से 1। ओके, अब 1/√2 है, उसकी मैंने मल्टीप्लाई की 1/√2 की 1/√2 दोनों तरफ, तो ये आ गया आपका ऐसे। तो इसकी जो रेंज आ गई 1/√2 कोस एक्स की, वो आ गई -1/√2 से 1/√2। तो ये तो इजी है अभी बिल्कुल ही। ठीक है, तो बाहर मल्टीप्लाई करने से रेंज चेंज हो जाती है। अगला ये क्वेश्चन बताएं आप करके, इसकी रेंज कैसे होगी। इसकी रेंज आधे बच्चे ढेर हो चुके होंगे इतना बड़ा देख के, बट डरे मत, सिंपल फॉर्मूला ही है। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। वो फॉर्मूला आप अप्लाई करें, उसको थोड़ा सा रिजोल्व करके देखें, फिर देखते हैं क्या रेंज आती है। कई बार वो दिखने में इतने बड़े होते हैं ना, आपको डराने के लिए होते हैं, पता लगे सिंप्लीफाई करके बिल्कुल ही ये कुछ छोटा आ गया। स्टार्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इन दोनों की एडिशन 15π/8 -4x प्लस 17π/8 -4x, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस, तो 15π/8 -4x माइनस 17π/8 माइनस माइनस ही आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसको रिजोल्व में अगर करता हूं तो ये कितना हो गया 32π/8,
और ये आ गया माइनस का 8x। यहाँ पे है साइन 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस का 2π/8। ओके, तो साइन के अंदर जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाता है, तो ये तो बाहर आ गया, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ गया। तो ये तो बेसिकली आपका साइन π/4 है। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो माइनस आगे था 1/√2 आ गई उसकी वैल्यू आगे। यहाँ पे भी 8 से 32 ये कट रहा है 4 पे, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है साइन 4π-8x। ठीक है, साइन 4π पे नो चेंज आएगा, तो ये साइन 8x आएगा आंसर इसका। बट 4π-θ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस ऑफ साइन आएगा, लेकिन एक नेगेटिव पहले ही है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1/√2। समझ गए आप? तो आपका अब इसकी रेंज आपको बतानी है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और ये आ गया इसकी रेंज। ऐसी रेंज तो हमने पता नहीं कितनी बार बता दी है। कैसे? साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1। एक्स 8x है, तो ये साइन 8x, लेकिन मैं जानता हूं कि x के बदलने पर रेंज में फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी रेंज अभी भी इतनी है। आपको ऐसे क्वेश्चन में एक एक स्टेप करके चलना होता है, ठीक है। अब लेकिन आगे 1/√2 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको बीच में ये वाला एक्सप्रेशन बनाना होता है, तो यहां पे आपका आ गया 1/√2 साइन 8x 1/√2, तो इसकी रेंज क्या आ गई -1/√2 से 1/√2। तो आपको देखने में बहुत भयानक लग रहा था, बट आपने उसको सिंप्लीफाई किया तो बिल्कुल इजी आ गया। तो एक एक स्टेप करके चलें बस। तो इसलिए अब आपको समझ आ रहा है कि मैंने लास्ट लेक्चर क्यों कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। आपको यहाँ पे साइन एक्स की रेंज पता होनी चाहिए, आपको इसके अंदर कोस एक्स की रेंज पता होनी चाहिए थी, यहाँ पे आपको साइन एक्स की वापस रेंज पता होनी चाहिए थी। तो आपको जो बेसिक आपके फंक्शन है ना, साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट, इनकी रेंज पता होगी, तभी आप ये थोड़े बड़े जो फंक्शन है उनकी रेंज पता कर पाएंगे, ठीक है। और रेंज और डोमेन याद करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि आपको ग्राफ याद हो। अगर आपको ग्राफ याद है फिर आपको सब कुछ याद है, लेकिन अगर उल्टा है कि आपको डोमेन रेंज तो याद है बट ग्राफ याद नहीं है, फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट डोमेन रेंज तो वैसे ही याद हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। a cos थीटा प्लस b sin थीटा टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हम कैसे रेंज फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। जब आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ फंक्शन गिवन हो तब उसकी जो रेंज होती है वो होती है a² प्लस b² का अंडर रूट, और यहाँ पे भी a² प्लस b² का अंडर रूट है नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको स्टैंडर्ड याद रखना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा जो फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज माइनस ऑफ अंडर रूट a² प्लस b² से लेके पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² के अंदर, ठीक है। मैं एक जैसे क्वेश्चन देता हूं आपको बताना है कि 5 sin थीटा -12 cos थीटा प्लस 7, इसकी रेंज बताएं आप, रेंज क्या आएगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया बस वही आप कोशिश करें एक एक स्टेप करके, ठीक है। तो सबसे पहले a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब कुछ बच्चे तो ये कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने प्लस बताया था, ये तो माइनस है तो नहीं लग सकता। नहीं भाई, b तेरा -12 मान ले इसको, मतलब बच्चों की तरह मैं अगर मैं करके दिखाऊं तो ये क्या होगा 5 sin थीटा प्लस -12। अब बन गया तेरा भाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो इसके अंदर a आपका क्या है 5, बट b आपका क्या है -12। तो इतने फंक्शन की जो रेंज है वो आपको निकालनी आती है, बट इसके अंदर तो +7 भी है। पहले एक बार इसकी तो निकाल ले, बाद में देखेंगे उसको तो हैंडल करना। तो इतने फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी 5 sin थीटा -12 cos थीटा। इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी a² प्लस b², दैट इज 5²
माइनस का 12 स्क्वायर, ये आ गया। और ऐसे ही सिमिलरली 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये है नेगेटिव में। तो ये कितना होता है 144 और 25 169, बेसिकली ये 13 होता है। ये तो ऐसे बच्चों को ऐसे भी याद होना चाहिए। 5 साइन थीटा माइनस 12 कोस थीटा, वही आ गया आपके पास 13। बट क्वेश्चन में तो आपको इसकी रेंज पूछा था, इतने की आपको होगी, +7 कर दीजिए सब में। मैंने यहाँ पे +7 किया, ये +7 किया, ये प्लस, तो ये फंक्शन आपका हो गया y। तो y की जो रेंज है वो कितनी होगी, -13 + 7 दैट इज -6, -6 से 13 + 7 20। तो आपको स्टैंडर्ड जो फंक्शन होते हैं ना a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इनकी रेंज याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए पता नहीं कितनी बार यूज हो जाएगा ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में, आगे पता लगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में ये यूज हो जा रहा है, ये फॉर्मूला वेक्टर 3D में यूज हो जा रहा है पीएनसी में भी यूज हो जा रहा है, बाइनोम, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने ही स्टार मार्क कर लीजिए उतने कम है इसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको रेंज बतानी है। पहला है y इज इक्वल टू log √2 sin x माइनस कोस एक्स प्लस 2 रूट, ये 2√2 आएगा यहाँ पे। ओके, सेकंड है y इज इक्वल टू साइन x प्लस π/3 प्लस 3 कोस x माइनस π/3। आपको इसकी रेंज बतानी है। ये दो फंक्शन मैंने लिख दिए, इनकी आप रेंज। ठीक है, जब भी आपको ऐसे मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन होता है, जैसे log भी एक फंक्शन है, उसके अंदर भी ऐसा कुछ पड़ा गया, तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ना, अब अंदर से बाहर की तरफ चले। ठीक है, अंदर ये मेंटेन करते चलें, फिर वहां से आप बाहर की तरफ ये पूरा बनाएं। ठीक है, वैसे हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखे तो sin x माइनस कोस एक्स, ये क्या है, a sin थीटा प्लस b कोस थीटा। यहाँ पे a और b क्या बन जाएगा 1 और b बन जाएगा आपका -1। तो इतने की रेंज तो आपको पता है ना पहले, sin x माइनस कोस एक्स की। तो sin x माइनस कोस एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, sin x माइनस कोस एक्स, इसकी रेंज तो है a² प्लस b² का अंडर रूट, दैट इज 1² प्लस -1²। a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1² प्लस -1। तो यहाँ पे इसकी रेंज कितनी आ गई, -√2 से sin x। एक एक स्टेप करके आप बनाते चले इस पे। ठीक है, इतने की आपने रेंज फाइंड आउट कर ली। लेकिन यहाँ पे 2√2 भी है तो ऐड कर दीजिए 2√2 हर जगह। 2√2 मैंने ऐड किया यहाँ पे भी मैंने 2√2 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 2√2 ऐड कर दिया। तो आपके पास यहाँ से क्या आया, √2 sin x माइनस कोस एक्स, और ये आ गया 3। ओके, अब इसके बाद आपको ये देना है। लेकिन जब भी आप इनइक्वालिटी के अंदर आप हर तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं या हर तरफ लोग लेते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि ऐसे इनइक्वालिटी में थोड़ा सा सावधान होकर चले। क्योंकि अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तब तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं होता, अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाती है। ठीक है, तो अब मैं log √2 लूंगा हर जगह। तो log का आपको ग्राफ याद है कैसा होता है, log का ग्राफ होता है ऐसा। log आपका इंक्रीज, ये 1 पे 0 बन जाता है। log आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। तो इसलिए जब आप log √2 लेंगे सब में, मैंने यहाँ पे log √2 लिया, ये आपका log √2 बन गया यहाँ पे भी।
तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, log √3 साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि log √2 आपका इंक्रीजिंग फंक्शन था। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता, मतलब कोई और फंक्शन होता, तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाती, मतलब ये वाला साइन ऐसे हो जाता और ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया, तो आपने ये बना लिया अंदर वाला, तो आपके पास y की जो रेंज आ गई वो क्या आ गई, log √2 टू द बेस √2, इसकी वैल्यू तो 1 नहीं होती है, तो ये आ गया 1 से, इसको आप ऐसे पढ़े रहने दीजिए, तो ये आ गया, तो आपकी y की रेंज आ गई। तो ऐसे जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो आपको क्या करना है, अंदर से लेके बाहर तक जाना है। लेकिन जब भी आप इनइक्वालिटी में कुछ लें कि मैं ऐड माइनस करने पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लाई डिवाइड जब आप कुछ भी करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना, वो मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस और कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, और तो बिल्कुल ईजी आपने देखा होगा। आगे ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 कोस एक्स माइनस पाई बाई 3। अब इसकी आपको रेंज बतानी है कि कैसे। अभी तक तो आप क्या कहते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, बट यहाँ पे तो थीटा अलग है। उस फॉर्मूले को अगर आपको लगाना है तो थीटा सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे थीटा अलग है, तो मतलब वो डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप नहीं लगा सकते कि इसकी जो रेंज है वो A1 है B3 है, मैंने लगा दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए, अब आपके पास देखा जाए तो कुछ ज्यादा चॉइसेस है नहीं है, तो आप सिंपली इसको ओपन करके देख लें, पता लगे फिर बाद में कुछ कट पिट रहा है तो वहां से आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया साइन ए प्लस बी, तो वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस 3। यहाँ पे क्या आया, कोस ए माइनस बी, तो वो होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कोस 60 कितना होता है, हाफ, तो ये आ गया साइन एक्स बाई हाफ प्लस साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2 कोस एक्स प्लस कोस 60 होता है हाफ, और 3 से मल्टीप्लाई करके ये 3/2 कोस एक्स, साइन 60 होता है √3/2 और बाहर 3 था तो 3√3/2 साइन एक्स। अब देख लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ गया साइन एक्स कॉमन, तो 1 प्लस 3√3/2, ये आ गया आपके पास। कोस एक्स कॉमन इन दोनों में से, तो वो बन गया आपके पास √3 प्लस 3/2 कोस एक्स। क्या अब वो फॉर्मूला लग सकता है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा? अब आपका थीटा सेम है, ए की वैल्यू आपके पास ये है, बी की वैल्यू आपके पास ये है। एक बार अब वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखें इसको, आप कर पा रहे हैं क्या? जो भी आपका आंसर आया है कमेंट के अंदर लिखें, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन जरूर बड़ी हो सकती है, बट करनी आनी चाहिए। तो इसका जो आपका स्टैंडर्ड आंसर क्या होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट, ये जो भी फंक्शन है पूरा अंदर, मैं पूरे को लिखूंगा नहीं, यहाँ पे माइनस का ए स्क्र प्लस बी स्क्र है, ठीक है। ए आपका है ये, बी है ये, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 1 प्लस 3√3/2 का स्क्र प्लस यहाँ पे आ गया √3 प्लस 3। अब आप ये पागलों की तरह दो दो बार मत करने लग जाना, ये सेम ही है, बस आगे माइनस लगा हुआ है। तो एक मैं सोल्व करके देख लेता हूँ क्या है, फिर उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस 3,993,27 प्लस 6√3/4, यह आया 3 प्लस 9 प्लस 3 × 2 6√3/4, ओके, इस पूरे पे अंडर रूट है।
अगर इसको हम देखें तो आया ये 9 3 12, ये आया 28, 28 और 3 31, 31 और 9 40 प्लस 12√3। 4 अगर मैं कॉमन लेके काटूं तो 10 प्लस 3√3। तो आपका जो रेंज आएगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आएगी -10 प्लस 3√3 से लेके पॉजिटिव का 10 प्लस 3√3 का पे अंडर रूट भी है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। आपने यहाँ पे देखा कि थीटा तो अलग है, तो फॉर्मूले के अंदर a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है, तो थीटा अलग होने से मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया। जब मैंने इसको ओपन किया तो फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे ये बन गया। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो ये तो अब a sin थीटा प्लस b cos थीटा वापस बन गया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा जोर देके कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस +1 +2 में देखेंगे। बिल्कुल, जब आप थ्रू आउट अपने ये 2 साल देंगे ना जेई की प्रिपरेशन को, तब आप देखेंगे ये पता लगे एकदम से आ जा रहा है ये फॉर्मूला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो यही है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगले लेक्चर में भी हम रेंज के बारे में ही पढ़ेंगे। आपका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा, जो अगला आएगा। आई थिंक ये 19th लेक्चर है, जो आपका 20th लेक्चर होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा। तो हमने बेसिक से एडवांस बिल्कुल कवर कर लिया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपके सभी बेसिक के जेई मेंस के भी जेई एडवांस आप सब कुछ कवर कर पाएंगे अगर आपने ये अच्छे से फॉलो किए हैं यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही। 20th लेक्चर के अंदर मिलते हैं हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो कुछ और अच्छे रेंज के क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरीके के। मैं जितना हो सके आपको लगभग सभी रेंज के क्वेश्चंस करवा दूंगा, कि इसके बाद आपको एटलीस्ट रेंज के क्वेश्चंस में मुश्किल नहीं होगी कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल किया जाता है, ऐसे को ऐसे किया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।